आज का दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अपने आप में एक विषय है। जिस तरह से हम सभी ये जानते हैं कि भारत दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन चुका है। इस दिन के बात करते समय मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर हमारी दुनिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आज है तो ये हमारे सामने दो रास्ते लेकर आई है। एक, हमारे सामने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या देश की होने के कारण कुछ चुनौतियां हैं, और दूसरा, हमारे पास कुछ अवसर भी हैं। मैं इन दोनों चीज़ों की बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अगर भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो इसके हमें किस तरह से कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे अगर हम जिस तरह से अभी चल रहे हैं, अपनी बढ़ी हुई पॉपुलेशन के साथ भी अगर इसी तरह से ही चलते रहेंगे तो शायद ये हमारे लिए कुछ समस्याएं लेकर आएगा। लेकिन अगर हम इसमें से कुछ अवसर तलाशने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व में अपनी इस बढ़ी हुई जनसंख्या का पॉजिटिवली फायदा लेते हुए आगे जरूर बढ़ेगा। तो अगर जनसंख्या बड़ी है, इसकी चुनौतियों में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। उसके विषय में हमें सोचना होगा। लेकिन अगर हम एक लार्जर, एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में सोचने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि हमसे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन में रही है। अगर हम पिछले 200 साल की हिस्ट्री को देखें तो निश्चित रूप से चाइना ही एक ऐसा देश रहा है जिसमें लगभग पिछले 200 साल में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रही है, और हमसे पहले वही दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश था। हमने उस देश को पॉपुलेशन की दृष्टि से क्रॉस किया है, आगे बढ़े हैं उससे। अगर हम अपना कंपैरिजन चीन के साथ करते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें से काफ़ी कुछ जान सकेंगे और कई नए रास्ते प्राप्त कर सकेंगे। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन की क्रांति 1949 ईस्वी में आई है, हमसे 2 साल बाद। लेकिन चाइना किस तरह से हमसे आगे निकल गया, अगर हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो देखते हैं कि चीन की जनसंख्या हमसे ज़्यादा रही है, हमसे चीन जनसंख्या की दृष्टि में आगे रहा, लेकिन इस बढ़ी हुई जनसंख्या को उसने वर्क फोर्स की तरह यूज़ किया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे शेयर करनी चाहूँगा कि भारत में जो जनसंख्या 140 करोड़ को हम क्रॉस कर चुके हैं, चाइना से हम आगे निकल चुके हैं। अपना कंपैरिजन चीन के साथ करें तो 3 पैरामीटर रहते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट या सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पहला क्षेत्र एग्रीकल्चर, दूसरा सर्विस और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग। चीन को जब हम 1949 से 1976 तक देखते हैं तो चीन में भी कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुई और चीन ने भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो दिया है वो कृषि पर दिया। 1976 के बाद चीन में एक बड़ा शिफ्ट आया, लिबरलाइजेशन आई, माओ से तुंग के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। उस पॉलिसी से चीन में एक नई दौड़ शुरू हुई, दैट वाज द रेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं, अपने लिए नहीं, सिर्फ पूरे विश्व के लिए, सिर्फ अपने देश के लिए, विश्व के लिए चीज़ों का निर्माण करें, अलग अलग चीज़ों का निर्माण करें। ये एक दौड़ शुरू हुई। हमारे देश में जो लिबरलाइजेशन आई है वो 1991 में आई। 1991 के बाद हम लिबरलाइजेशन की ओर गए हैं। अगर इन्हीं 2 चीज़ों को देख लें, चीन 1976 में उस दिशा में आया, हम 1991 में उस दिशा में आए हैं। और आज हम देखें चीन किस स्थान पर है और हम किस स्थान पर हैं, बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहां समझने की जरूरत है। चीन ने अपनी उसी वर्क फोर्स को यूज किया और चीन विश्व की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। हम अगर अपनी इसी वर्क फोर्स को यूज कर लें तो हम भी दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ अपनी इस बात को रखना चाहूंगा आपके सामने। जिस तरह से अगर हम चीन में देखते हैं, 1976 ईस्वी में चीन में जब लिबरलाइजेशन आई है तो चीन की एवरेज एज चीन के लोगों की 28 ईयर्स थी। और अगर हम अपने देश की देखें तो यहां भी एवरेज एज 28 ईयर्स, 28 साल है।
चीन ने उन लोगों के उस यूथ फोर्स वर्क फोर्स को यूटिलाइज किया मैन्युफैक्चरिंग में। अब आप ये समझिए कि अगर चीन ने उस वर्क फोर्स को यूज कर लिया और उस वर्क फोर्स को यूज करते हुए वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, उसी तरह से हम भी इसी वर्क फोर्स को यूज करके आगे जा सकते हैं। जो एक छोटा सा चैलेंज है हमारे सामने, उस चैलेंज को हमें ईमानदारी से सोचना होगा, उससे निपटना होगा, उससे पार पाना होगा, तो हम भी निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ सकेंगे। जैसे पहला चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का। जो बड़ी पॉपुलेशन होती है, ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हम वैसे एक अनुमान देखें तो एक अनुमान के अनुसार अगर 2040 तक भारत में देखें तो भारत में नौकरियां 27 करोड़ जॉब्स चाहिए। 2040 तक 27 करोड़ जॉब चाहिए। लेकिन नीति आयोग क्या कहता है कि हर महीने मार्केट में, हर महीने बाहर 10 लाख लोग नौकरी मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नौकरियां कितनी मिल रही हैं, जॉब्स कितनी ऑफर हो पा रही हैं? हर महीने 2 लाख जॉब ऑफर हो पा रही है। दैट मीन्स 8 लाख हर महीने, लगभग एक साल में 1 करोड़ लोग जो हैं वो जॉब्स नहीं उन्हें मिल रही। उसका रीजन क्या है? रीजन है हमारी डिपेंडेंसी किन चीजों पे है। हम आज की डेट में हम 2 चीजों पे ही प्रेस अपॉन कर रहे हैं, हम 2 चीजों पे ही ज्यादा जोर लगा रहे हैं। एक तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री अपने आप को कहते हुए हमारा सारा ध्यान है कि हम कृषि कर लेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे। दूसरा, हम सर्विस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। यही उस समय तक चीन में रहा था। चीन भी 1976 तक एग्रीकल्चर में रहा, चीन भी सर्विस सेक्टर में रहा। लेकिन 76 के बाद चीन ने अपने एक बड़ा शिफ्ट किया, एक चेंज की। चीन सर्विस सेक्टर से निकलकर चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया। हमें भी अब इस सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर खत्म नहीं होगा ये सेक्टर। इस पे डिपेंडेंसी कम करते हुए हमें भी आगे बढ़ते हुए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना होगा, जिसके लिए बड़ी अच्छी कोशिश पिछले कुछ सालों में हमारे देश में हो रही है, जो मेक इन इंडिया आया है। जैसे पहले मेड इन चाइना रहता था, हर एक चीज मेड इन चाइना थी। आज भी आप चाइना की मार्केट में चले जाएं, अगर आप वहां पे चाइना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको डिफरेंट रेट की एक ही चीज डिफरेंट वैरायटी की मिल रही है। उसका मटेरियल का, उसके मैटर, उसका फर्क होगा, उसकी क्वालिटी का फर्क रहेगा, लेकिन आपको वो चीजें सस्ते दाम पर मिल रही हैं। इसी तरह से अगर इंडिया भी उसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में चला जाए, अगर इंडिया भी सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करता हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएंगे, हम अपनी वर्क फोर्स को उस दिशा में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी हम अपनी आज की जो हमारा जीडीपी है उसको इंक्रीज कर लेंगे। आज की जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम बहुत आगे ले जाएंगे। ये एक हम इस चैलेंज को जो पार पा सकते हैं, इस चैलेंज को से हम चुनौती से हम निपट सकते हैं। दूसरी चीज, एक और चीन में हमसे फर्क रहा है जो हमें उससे सीखने समझने की जरूरत है, और उस समझ को अपने देश के कंटेक्स्ट को देखते हुए उसमें अप्लाई करने की जरूरत है। वो दूसरी चीज है वुमेन वर्क फोर्स। चीन में वुमेन वर्क फोर्स जो है वो लगभग 40% लगी रही है। 40% औरतें भी वहां पे भागीदारी देती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अदर सेक्टर्स में। लेकिन इंडिया में वो 40% नहीं है, इंडिया में वो 18% है, 18% है। हालांकि पॉपुलेशन इंडिया में भी वुमेन पॉपुलेशन देखें तो 48% है, लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो 18% है। यहां पे भी हमें काम करने की जरूरत है। तो अगर हम अपनी इस बढ़ी हुई जनसंख्या को एक चैलेंज ना समझते हुए, एक समस्या ना समझते हुए, एक अपॉर्चुनिटी समझ लें, और उस अपॉर्चुनिटी में एक योजनाबद्ध तरीके से मेक इन इंडिया को देखते हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हुए जॉब ढूंढने की जगह जॉब क्रिएटर्स बन जाएं, तो निश्चित रूप से ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और यहां मैं एक बात और क्लियर कर देनी चाहता हूं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं करनी है। ऐसी ना मैन्युफैक्चरिंग हम कहें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जो हम अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने मैन्युफैक्चरिंग फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड करनी है। यहां पे हमें छोटी छोटी 2-3 चीजों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कहीं लर्निंग क्राइसिस तो नहीं है। जिस तरह की हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा क्या मैन्युफैक्चरिंग में, क्या इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है या नहीं। किस तरह के नए कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमें निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखने को मिल रहे हैं।
जिससे हमें निश्चित रूप से फायदा होगा उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जिस तरह से जॉब ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज की बात की गई, वो सारे हमें उसी मैन्युफैक्चरिंग की दिशा की ओर ही लेकर जाएंगे, निश्चित रूप से उस दिशा में लेकर जाएंगे। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि हम जनसंख्या वृद्धि को, क्योंकि अब हम जनसंख्या हमारी देश की दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है, हम इसे एक समस्या ना मानते हुए, एक मुश्किल ना मानते हुए, एक कमी ना मानते हुए, इसे एक चुनौती के अवसर के रूप में स्वीकार करें, तभी हम निश्चित रूप से अपने देश का विकास कर सकेंगे। और निश्चित रूप से अगर इसी तरह से हम लगे रहे, हम मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे शिफ्ट कर गए, हम अर्बनाइजेशन की ओर आ गए, क्योंकि ज्यादातर लोग आज भी हम देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड काम कर रहे हैं तो हम कहां पे रह रहे हैं, ज्यादातर विलेजेस में रह रहे हैं। विलेजेस में रह के हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे बनी हुई है, हमारा ध्यान उसी सीमा तक, उसी जगह तक ही सीमित रह गया है। इसलिए हमें थोड़ा सा अर्बनाइजेशन की ओर आना होगा और बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना होगा। सर्विस सेक्टर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। एग्रीकल्चर में जितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जितने नए तरह के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, हम उससे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट तो होगी ही, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को कम लोग भी संभाल पाएंगे। हमें मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे आना होगा, हमें स्किल वाली साइड पे आना होगा, उस जगह पे अपनी इस जो यूथ वर्कफोर्स है उसे लगाना होगा। क्योंकि अब जैसे मैंने शुरू में बात की है कि चाइना में 28% जो 28 ईयर एज थी जब चाइना ने राइज करना शुरू किया, हमारी भी आज 28 साल है एवरेज एज, अब चाइना की 38 साल हो चुकी है। अब चाइना के पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो आज हमारे पास हैं। इस टाइम पे चाइना की 14% पॉपुलेशन ऐसी है जो 65 ईयर्स की एज को क्रॉस कर चुकी है, जो वर्कफोर्स नहीं बन सकती, जो आज की डेट में पेंशन और अदर फैसिलिटी सरकार से मांग रही है। हमारे पास ऐसी कंपल्शंस नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम आज अपने इस जो हमारे पास एवरेज यंग एज है लोगों की पॉपुलेशन में, अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएं तो निश्चित रूप से जिस हम विकसित भारत की, जिस विश्व अग्रणी भारत की हम बार बार बात करते हैं, मेरा यह मानना है निश्चित रूप से जब हम 2047 में अपने भारत की आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे तो मेरे मन में ये एक सपना है और मैं आशा करता हूं कि हम सभी के सहयोग से ये सपना पूरा भी हो पाएगा, हम सभी भारतीयों का, कि भारत निश्चित रूप से उस समय तक विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद।